वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक्स। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइंस में। दोस्तों हमने टॉपिक लिया है फिजिक्स का आधुनिक विज्ञान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम इसको अच्छे समझेंगे और क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिजिक्स में हम जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने सबसे पहले प्रकाश पढ़ा, लाइट का लेक्चर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वो देख सकते हैं। लाइट का लेक्चर हमने अच्छे से पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर सेट भी लगा रखा है। उसके बाद हमने हीट पढ़ा था। हीट का दोस्तों मैंने अच्छे से लेक्चर बना रखा है, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि दोनों वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। हीट का क्वेश्चन आंसर टेस्ट बाकी है, वो मैं अपकमिंग डेज में लेकर आऊंगा। और अब बात करते हैं हम आधुनिक विज्ञान की। ये तीसरा हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन आंसर सेट भी लगा रहे हैं इसका, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का हमारा टॉपिक बचेगा रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट 2 से 3 दिन में दोस्तों ये वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको देख के फिजिक्स का जो मेन मेन सेक्शन है आप वो आराम से खत्म कर चुके होंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आधुनिक विज्ञान मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ेंगे किस किस सेक्शन में, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम परमाणु संरचना की, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, जिसमें बेसिक आपको बताऊंगा मैं परमाणु के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में बताऊंगा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रॉन का उपयोग। जो हम परमाणु संरचना में न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, उसका उपयोग एक सबसे अच्छी जगह पर होता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन में। और नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फिजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसको देखो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम दो रिएक्शन देखते हैं। एक देखते हैं सबसे पहले हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल होता है परमाणु रिएक्टर में, इसका कंसेप्ट यूज किया जाता है। अगला हम इसी में पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन में एक और रिएक्शन होती है, वो होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोला जाता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है परमाणु बम, मतलब एटम बम में इसका यूज होता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा इसके बाद। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में बात करेंगे नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रोजन बम। तो मैं आपको इस तरीके से ये पूरा लेक्चर समझाऊंगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। परमाणु संरचना के बारे में 1803 में डाल्टन ने बताया था कि अगर कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इन्हीं कणों को क्या बोला गया? एटम बोला गया, परमाणु बोला गया। अब मैं आपको इनको अच्छे से डेप्थ में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। माना कि ये परमाणु है, ठीक है, ये एटम है। इस एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं नाभिक हिंदी में। इसके अंदर जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इनकी कक्षा में जो घूमता है, भारी कक्षा जो आपको दिख रही होगी, इस भारी कक्षा में जो है वो घूमता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया आपको, एग्जैक्ट पोजीशन की कहां पर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता है इसकी कक्षा में, इस परमाणु की कक्षा में घूमता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मान लो कोई एलिमेंट है, तत्व है कोई, तो उस तत्व का एटॉमिक नंबर जो होता है वो इसके नाभिक में उपस्थित जो आपको प्रोटॉन दिख रहा है उसकी जो संख्या होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई तत्व होता है तो उसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है, तो वो एटॉमिक नंबर कहां से पता चलता है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन। ये आपको प्रोटॉन दिख रहा है, कितने प्रोटॉन इसके नाभिक में उपस्थित हैं वो बता देगा उसका एटॉमिक नंबर। तो ये बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, अगर पूछ लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने करा है? तो इसका मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है, आप वो ट्रिक ध्यान से देखिए, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हो आप।
चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं पहले। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको ईंट नजर आ रही होगी। इस ईंट के ऊपर जब लोग नाचे, क्या हुआ दोस्तों, ईंट पर नाचे, तो क्या निकला इसमें से देखिए, इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला और न्यूट्रॉन निकला। ठीक है दोस्तों, तो जब हम ईंट पर नाचे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला। समझ में आ गया? तो ट्रिक ये है हमारी, ईंट पर नाचे, यही हमारी ट्रिक है। देखिए, ई से हमारा बना इलेक्ट्रॉन, ट से बना टॉमसन। अब मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर दिया है, कभी कभी थॉमसन पूछ लेते हैं तो हम उसको समझ सकते हैं, टॉमसन थॉमसन। ठीक है, प से हमारा बन गया प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, ना से हमारा बना न्यूट्रॉन और चे से बना चेडविक। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो वो करी चेडविक ने। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते और आप इसको भूल भी नहीं पाएंगे। वापस हम वहीं चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपने ये तो पता कर ही लिया है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने करी, ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं। खोज इसकी किसने करी थी, टॉमसन ने करी थी। इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये एक स्टेबल कण है। कैसा है, स्थायी कण है ये। प्रोटॉन के बारे में बता देता हूं मैं आपको। पहले आपको मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया है, प्रोटॉन के बारे में ध्यान सुनिएगा। इसकी खोज किसने करी थी, पी से हमारा जो ट्रिक था, ईंट पर नाचे तो पर, तो प से हमारा बना प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, तो खोज किसने करी इसकी, रदरफोर्ड ने करी। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ये भी एक स्थायी कण है। अगला आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चेडविक ने करी थी। और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है इसके ऊपर। ये एक अस्थायी कण है, ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल कण है। कौन सा, न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, ये न्यूट्रॉन जो है इसका उपयोग कहां पर होता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में इसका यूज करा जाता है और इससे नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस न्यूट्रॉन की हेल्प से। वो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं। चलिए, नाभिकीय विखंडन के बारे में हम बात करते हैं अब। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि आपको एक नाभिक दिख रहा होगा, यूरेनियम 235 का एक नाभिक है। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, ठीक है, कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन की जब बौछार की जाती है, तो ये नाभिक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। समझना ध्यान से, जब हमने न्यूट्रॉन की इस नाभिक पे बौछार करी, यूरेनियम 235 का नाभिक है, जब उस पे हमने बौछार करी तो ये दो इक्वल बराबर नाभिक में टूट जाता है और साथ में तीन न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। तीन नए न्यूट्रॉन निकल गए और एनर्जी निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस कहलाती है नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस समझ में आ चुकी है आपको। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो निकले हुए न्यूट्रॉन हैं, ये न्यूट्रॉन वापस से क्या करते हैं, जो टूटे हुए नाभिक आ रहे हैं दो, उनसे वापस टकराते हैं और फिर उनको और डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा जब तक करते रहते हैं जब तक कि उस नाभिक का पूरा अस्तित्व खत्म कर देते हैं ये, तब तक ये करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इस न्यूट्रॉन जो होता है, ये जो तीन न्यूट्रॉन जनरेट हुए हैं, इस न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है, गति होती है, ये बहुत तेज होती है। तो इस गति को कंट्रोल करा जाता है और कभी कभी इस गति को कंट्रोल नहीं करा जाता है। तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती हैं जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन है। सपोज करते हैं कि ये न्यूट्रॉन जनरेट हुए नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस के थ्रू। अब इस न्यूट्रॉन को जनरेट होने के बाद इसमें से दो को आवेशित कर लिया, मतलब दो न्यूट्रॉन को पकड़कर खींच लिया और शांत कर दिया। ठीक है, और किसकी हेल्प से करते हैं, वो मंदक मॉडरेटर की हेल्प से उसको हम क्या करते हैं, शांत कर देते हैं दो को। और मॉडरेटर जो होते हैं, ये होते हैं जैसे ग्रेफाइट हुआ, है ना, भारी जल हुआ, D2O हुआ, तो अलग अलग होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन दो न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर लेते हैं और एक को रहने देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब हमने कंट्रोल कर लिया, न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही कंसेप्ट जो है वो यूज होता है परमाणु रिएक्टर में। एटॉमिक रिएक्टर में जो कंसेप्ट यूज होता है वो यही कंसेप्ट यूज होता है। तो बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्चुअली बताया आपको, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
ये तो मैंने आपको बताया कि जब हमने न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर लिया, जैसे कि मान लो कि न्यूट्रॉनों कंट्रोल नहीं करते हैं और इनको नाभिक से बार बार टकराने देते हैं, तो और नाभिक में टूट जाएगा वो, और न्यूट्रॉन जनरेट होंगे और एनर्जी निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है दोस्तों अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में, जिसमें हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल होता है एटम बम, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब अगर हम न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा कंट्रोल चेन रिएक्शन, मतलब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जिसमें हम नहीं कर रहे हैं कंट्रोल, वो हो गया अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, वो हो गया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल है एटम बम। तो अब मैं आपको परमाणु रिएक्टर और एटम बम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। चलिए, परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर के बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें यूरेनियम 235, ये एक तत्व होता है यूरेनियम 235। इस पे क्या करा जाता है, कंट्रोल फ्यूजन कराते हैं इसका, मतलब एक नियंत्रित विघटन कराते हैं यूरेनियम 235 का। विघटन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी, मतलब क्या करते हैं, यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं और फिर वो उसको तोड़ते जाते हैं। तो एक कंट्रोल करते हैं उसको, किसकी वजह से, मंदक की हेल्प से, जो मॉडरेटर है उनकी हेल्प से हम इसको कंट्रोल करते जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है। आगे ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी से क्या होता है, पानी जो होता है वो वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज वेपर वेपर बन गया, मतलब भाप बन गया। उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन घूमती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो मतलब नाभिक की ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया, किसकी हेल्प से, परमाणु रिएक्टर। समझ में आया आपको? आगे ध्यान से सुनिए, इसमें ईंधन जो यूज होता है, पहले यूरेनियम यूज होता था, अब थोरियम और प्लूटोनियम दोनों का यूज होने लगा है परमाणु रिएक्टर में। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो मंदक यूज होता है वो होता है कैडमियम और बोरॉन की छड़ यूज की जाती है, या तो फिर D2O मतलब भारी जल और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। मंदक मॉडरेटर का काम क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें न्यूट्रॉनों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मंदक। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अच्छी अच्छी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनसे। IAS के एग्जाम में हुआ, UPSC के एग्जाम में हुआ, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये परमाणु रिएक्टर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आगे हम बात करते हैं परमाणु बम। ये परमाणु बम किसका है, ध्यान रखिए, किस कंसेप्ट पे काम करता है ये, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। इसका पहला पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। बिल्कुल, बम बनाने में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, बम बनाने में यूरेनियम 235 और 239 का यूज होता है। ऐसे ध्यान रखिए कि बहुत अधिक मात्रा में इसमें ऊर्जा निकलती है, क्योंकि इसमें कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, हम बार बार टकरा रहा है, तो एनर्जी काफी अधिक मात्रा में निकलती है। इसीलिए सबसे डेंजरस जो होता है बम, वो होता है परमाणु बम। और परमाणु बम जो है, वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको किसने बनाया था, ओपन हीमर ने बनाया था। अब इसका नाम याद करना डिफिकल्ट है, तो ऐसे ध्यान रखिए, आपको जैसे डार्क दिख रहा होगा वो हीमर, तो परमाणु बम की वजह से क्या होता है, लोग मर जाते हैं। तो दोस्तों मर से आप वो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन हीमर ने क्या करा था, पहला परमाणु बम बनाया था। और दोस्तों परमाणु बम का यूज जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार अमेरिका ने करा था जापान पे, और हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने बम गिराया था, आप सभी को पता ही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। इस प्रोसेस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नाभिक जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बना देते हैं। ठीक है, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो दो अलग अलग नाभिक थे जैसे आपको दिख रहा है, इनका जो द्रव्यमान था और बाद में जो एक पूरा बड़ा नाभिक बन गया, उसका द्रव्यमान में डिफरेंस होता है। और ये जो द्रव्यमान में जो हानि होती है ना, ये निकल जाती है ऊर्जा के रूप में। ठीक है, और यही कंसेप्ट जो बताया था वो बताया था अपना आइंस्टीन ने, E=mc² इक्वेशन से। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होती है, ये नाभिकीय संलयन की प्रोसेस जो होती है ये पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए अधिक ताप और अधिक दाब की जरूरत होती है। टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए रहता है, बहुत उष्मा चाहिए रहती है, तब जाके नाभिकीय संलयन की प्रोसेस हो पाती है। और पृथ्वी पर ऐसी कंडीशंस है नहीं। तो ये प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर अधिक ताप और दाब है, वो कहाँ पर है, सन पर है। तो नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होती है वो होती है सन पर। ठीक है, और इसका जो एक और यूज किया जाता है, इसका एक मेन यूज किया जाता है नाभिकीय संलयन का, वो किया जाता है हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सूरज पर क्या प्रोसेस होती है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बना देते हैं, और न्यूट्रॉन निकलता है, प्लस साथ में अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। और यही एनर्जी जो होती है नाभिकीय संलयन में, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश एकदम जनरेट होता है, ये प्रकाश जाता है तारों तक। और तारों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है,
जो तारे आपको टिमटिमाते चमकते हुए दिखाई देते हैं, इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। ये नाभिकीय सनलाइन की प्रोसेस के थ्रू जो लाइट निकली है, ऊर्जा निकली है, वो ऊर्जा है जो उनके पास होती है, जो हमको दिखाई देती है। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट अब समझ में आ गए आपको। सूर्य पर नाभिकीय सनलाइन प्रक्रिया होती है और तारों का प्रकाश समझ में आ चुका है, नाभिकीय सनलाइन पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा जो होता है वो फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ चुका होगा। आप आराम से, अगर आपने ध्यान से समझा होगा, तो आप सारे क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में लगा लोगे। चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है उसकी कक्षा में। तो परमाणु के नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? देखिए, ईंट पर नाचे, ये हमारी ट्रिक थी। तो नाचे मतलब चे से चेडविक, तो ये हमारा हो गया आंसर सी हो गया। मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चेडविक ने करी। निम्न में अस्थायी कण, देखिए अस्थायी कण जो था वो एक लौता था, वो था अपना कौन सा? न्यूट्रॉन था। बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थायी कण होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। देखिए, कोई भी एलिमेंट है, कोई तत्व है, उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कैसे बताया था मैंने? उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, मतलब इसका बी आंसर होगा। वही उसकी परमाणु संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन कहां पर रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रोसेस, देखिए एक भारी नाभिक से दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रोसेस जो होती है वो होती है नाभिकीय विखंडन। तो इसका आंसर क्या लगेगा? बी आंसर लगेगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला आता है दोस्तों हमारा, हाइड्रोजन बम आधारित होता है, किस कंसेप्ट पे आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन के कंसेप्ट पे आधारित होता है। इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए परमाणु बम, यहाँ पर विघटन की बात होगी जरूर, तो नाभिकीय विघटन मतलब बी आंसर होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब चाहिए रहता है, वो होता है नाभिकीय संलयन में। तो उसका आंसर होगा ए आंसर। अगला देखते हैं हम, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, ये तो सबसे पहले गलत ही बोल दिया। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, गलत। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन, देखो नाभिकीय रिएक्टर की बात करी है तो यहाँ पर विघटन की बात होगी। तो वो होगा दोस्तों हमारा नियंत्रित विघटन, मतलब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के द्वारा होता है नाभिकीय रिएक्टर में। और अनकंट्रोल्ड किस में होता है? एटम बम में होता है, परमाणु बम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सी आंसर। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 96, 2001, 6, 9 रिपीट होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए भारी जल मतलब ये मंदक है, ठीक है। और मंदक का यूज मतलब मॉडरेटर का यूज हम करते हैं, कहां पर करते थे हम? नाभिकीय रिएक्टर में करते थे, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। तो वही पूछ रहा है वो कि इसका यूज जो करते थे नाभिकीय रिएक्टर में वो क्या है, वो किस रूप में करते थे? जल का, भारी जल का यूज तो मंदक के रूप में करते थे। तो आंसर इसका ए लगेगा। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? जो एटम बम होता है उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बिल्कुल हमको पता ही है। वो किस कारण से निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप में परिवर्तन, ये तो गलत है। यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी गलत है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन, ये तो बहुत ही गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। और हमने देखा भी है कि द्रव्यमान का उसमें ट्रांसफर हो रहा है ऊर्जा के अंदर, तो ये हमने समझ रखा है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर।
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है? देखिए, हमने बात करी थी विद्युत उत्पन्न करने के लिए जब हमने परमाणु रिएक्टर पढ़ा था, ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, नाभिकीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे थे। और किसका यूज कर रहे थे? यूरेनियम 235। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। तारे अपनी ऊर्जा किस तरह प्राप्त करते हैं? तो वो प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन की प्रोसेस के थ्रू, मैंने आपको बता रखा है, तो इसका आंसर है ए आंसर। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। अक्षय ऊर्जा के सितारों में देखो, तारों की बात करिए तो वहां पर संलयन प्रोसेस होगी। तो संलयन की प्रोसेस होती है मतलब फ्यूजन की प्रोसेस होगी, ठीक है। और फ्यूजन की प्रोसेस का मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो उसका आंसर होगा ए आंसर। बाकी हीलियम हाइड्रोजन गलत हो गया, रेडियोधर्मी पदार्थ ये भी नहीं है, ऑक्सीकरण की अधिकता ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमने टॉपिक को अच्छे समझा। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है अगर देखा जाए, अगर आप इसको नहीं अगर दिमाग में लेते हैं और नहीं एक बार इस पर नजर घुमाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम इसको हिला भी नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको हमने बहुत आसानी से समझा है, अच्छे से समझा है। और आई थिंक इससे क्वेश्चन आएगा तो आप 100% इस क्वेश्चन को सही करोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।